जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास में हमने 1.1 रियल नंबर का चैप्टर का नाम क्या था? रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्याएं, उसका 1.1 कंप्लीट किया था। अब हम 1.2 लेकर आए हैं, ठीक है ना। 1.2 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टर। क्या करना है? प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड, बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, गौर से सुन लेना। भाज्य संख्याओं को ना कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं हम प्राइम नंबर, ठीक है ना। अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। भाज्य माने जिनका भाग चला जाए। जैसे कि मैं आपको एक नंबर से एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ फटाफट से, इसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा। 6 है, 6, इसके हमने एलसीएम लिया, 2 3 या 6, ठीक है ना। इसके 2 और 3 और ये 1 से भी कट रहा है, ठीक है ना। ये 6 ना 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, मतलब ये 4 संख्याओं से कट रहा है। ये भाज्य संख्या होती है। अभाज्य कौन सी होती है? जैसे कि 3 है, ये केवल 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। जो स्वयं से और 1 से कटता हो, केवल जो केवल जिसके गुणनखंड कितने हो, स्वयं वो हो और दूसरा 1 हो, वो संख्या अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसमें उस संख्या के और 1 के अलावा कोई एक और कोई उसका संख्या आ जाए जो जिससे वो कट रही हो। क्लियर है ना। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये आएंगी आगे, काम में आती हैं, आगे भी काम में आएंगे और इस सवाल इसके इन सवालों में भी काम में आएंगे। तो अभी यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, पहले का पहला लिखा हुआ है इसमें। पहले का पहला 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। सिंपल सा बता देता हूँ मैं, आराम से ये जल्दी बता देता हूँ क्योंकि ये तो आप लोगों को आते हैं। इसका ना एलसीएम करते हैं सबसे पहले। 35, ये डिवाइड करते चले जा रहे हैं अपन, 2 से नहीं, 5 से जाएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। यहाँ पे मैं लिखूंगा 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इसमें क्या होता है, जो संख्या डबल बार, ट्रिपल बार, 4 बार, कितनी बार भी आ रही है, उस संख्या को पावर के रूप में लिखते हैं बस, ठीक है ना। प्राइम संख्याओं के रूप में, प्राइम संख्या मतलब एक संख्या केवल एक ही बार आनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 2 बार आ रही थी तो उसको हमने एक बार के रूप में कैसे लिखेंगे? पावर के रूप में लिख देते हैं। अगर 5 बार होता तो 5 पे पावर 5 लिख देते हैं, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। इज दैट क्लियर? दूसरा वाला यहाँ पे 156 है, इसी प्रकार से 156 का करेंगे फटाफट से। 2 7 जा 14 और 2 8 जा, ठीक है ना। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 13 और 13 1 जा 13। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 156। देखो 2 है, 2 टू दी पावर 2 लिख देंगे, 2 बार है ना 2, तो 3 लिख देंगे, फिर 13 लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है ना इतना? क्लियर है ना इतना? इसके बाद नेक्स्ट संख्या है 3825। 3825 3 से डिवाइड होगा इसका। अच्छा, किसी भी संख्या का 2 से भाग कब जाता है, 3 से भाग कब जाता है, 5 से भाग कब जाता है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप लोगों को। लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 5 से भाग जाता है, 5 से भाग चला जाता है। लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, 2 से भाग चला जाता है, मतलब वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 45 लिखा है तो हम ना 4 और 5 को जोड़ते हैं, 5 और 4 कितने हो रहे हैं? 9। 9 का भाग अगर 3 में जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, तो वो पूरी संख्या का 3 से भाग चला जाएगा। ये 45 का 3 से भाग चला जाएगा। अगर 4 5 6 लिखा हुआ है
इसमें 6, 5 और 4 को जोड़ लो, 15 हो रहे हैं ये तीनों जोड़कर। कितने हो रहे हैं? 4 + 5 + 6 कितने हो रहे हैं ये? 15। 15 में 3 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं? 3 से भाग जा रहा है कि नहीं? 3 से भाग अगर इसमें 15 में जा रहा है तो ये पूरी संख्या से भी भाग जाएगा। यहाँ पे देख लो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 5, 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है अर्थात ये 3 से कट जाएगी। ऐसे पता चल जाता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। 3 1 या 3 और 3 1 या 3 2 या 6 2 से 3 से 18 3 7 21 3 5 15 फिर 3 से आएगा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15 तो कटेगा 5 से 5 8 40 और 5 5 25 तो कटेगा 5 से 17 5 85 तो कटेगा 17 से। तो इसका कितना आ जाएगा? 3 8 2 5 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो कैसे लिख देंगे? 3 2 5 2 और 17 इसका आंसर है। सब क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है 505, ठीक है ना? 5005 इसका करना है। अगला 5005 का है, इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1001, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 5 आप करके देखना, 3 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 2 से तो वैसे नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है दिख रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, तो फिर कितने से? 7 से काटेंगे, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे जी जाएगा 7 एकम 7 और 7 चौक 28 7 21, हाँ 143, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये 7 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं, 11 से कटेगा। कितने से कटेगा? 11 से। कितनी बार जाएगा? 13 टाइम्स, ठीक है ना। 11 एकम 11, हाँ 11 13 टाइम्स, ठीक है ना। और फिर 13 का 1 बार, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखे देता हूँ 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये तो सिंपल सा ऐसे ही लिख जाएगा। क्लियर है ना? इसके बाद मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लास्ट है 74 29। कितने का? 74 29 का। ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी बड़ी संख्याओं से कटेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको ना आप लोग ध्यान रखना, बताऊं क्योंकि एक एक से काटोगे तो समय लग जाएगा। सबसे पहले ये ना 17 से कटेगा। अच्छा आप लोग एक सवाल को ध्यान रखना, आगे काम में आएगा, नहीं तो समय लगेगा थोड़ा सा, बस आपको एक एक से देखोगे तो पहले 9 से काटोगे, 11 से काटोगे, 5 से काटोगे, 7 से काटोगे, इस प्रकार से ये 19 से कटेगा, ठीक है ना। कितनी बार कटेगा? 29 बार, ठीक है ना। फिर ये 29 का करेंगे हम एक बार, तो भी डायरेक्ट लिख देंगे 74 29। इस प्रकार का सवाल वैसे आने के कम चांस है। ऐसे सवाल आते हैं जिनमें सरल भी हो और कुछ आ रहे हो, इस प्रकार का सवाल आ सकता है। और इससे पहले वो 2 सवाल थे वो ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये पहले के अपने पूरे के पूरे खत्म है, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड वाले बताएंगे, कर लोगे आसानी से, वो तो एलसीएम है, छोटी वाली क्लास में बताए जाते हैं इस प्रकार से। दूसरा वाला सवाल है अपना, दूसरे वाले सवाल में लिखा हुआ है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए। इनमें इंटीजर नंबर दिए हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर नंबर, ये जो गिवन है उनको, ठीक है ना। सबसे पहला इसमें लिखा है 26 और 91, 26 और 91 दिया है। इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, बिल्कुल एकदम सिंपल है, आप लोग देखते जाओ। 26 और 91, ठीक है ना। 26 का निकालेंगे पहले 2, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे 26 का कितना है 2 × 13। इसी प्रकार से 91 का निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 13 91 और 13 एकम 13। ऐसे यहाँ पे 91 लिख देंगे, कितना आ रहा है इसका 7 × 13। अब यहाँ पर गौर से देखना 13 जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो 13 हो जाएगा एचसीएफ। जो दोनों संख्याओं में मतलब 26 और 91 का निकालना है ना, तो इनके जो अपन ने फैक्टराइजेशन किया, जो फैक्टर हैं उनमें से जो कॉमन आ रहा है वो होता है एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है, गौर से सुन लेना, ध्यान से नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। जो कॉमन आ रहा है ना उसको एक बार लिख देंगे, बाकी सबको उतारते जाओ। कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको जैसा का जैसा। तो 2 और 7, ठीक है ना। इनका मल्टीप्लाई करेंगे
1326 182 आ जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब क्या करेंगे, जांच। इंग्लिश में इसको वेरीफाई लिखते हैं, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई में लिखा हुआ है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, माने दो संख्याओं का गुणनफल। टू नंबर, दो संख्याओं का गुणा। क्लियर है। एलसीएम कितना है 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है 13, संख्या कितनी कितनी है 26 और ये कितनी है 91। अब मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना, डायरेक्ट ऐसा कुछ आंसर आएगा। मे बी ये आंसर ना हो, बट आप लोग देख लेना, वैसे यही है हुआ 2366। मतलब आप दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसका गुणा करोगे, इसका इसका गुणा करोगे, 2366 2360 आएगा। ये जांच हो गई, वेरीफाई हो गया। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो आप समझ लो यहाँ पे हमने कोई ना कोई मिस्टेक किया है, कोई ना कोई मिस्टेक है। इसके बाद दो सवाल और हैं, उन्हें हम आप लोग कर लेना, बिल्कुल सेम टू सेम है। 510 और 92, 510 और 92, इनका भी वही करेंगे, दोनों का अलग अलग एलसीएम करेंगे, पर एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर करके इसको कर लेना, ठीक है ना। एक सवाल और है 336 और 54, ठीक है ना, इनको आप लोग कर लेना। इसके बाद में तीसरा सवाल आप लोग को बता रहा हूँ। तीसरे सवाल में लिखा है एलसीएम और एचसीएफ याद करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 12, 15, 21, 12, 15 और 21। गौर से देख लेना, बहुत ही इजी, बहुत ही ज्यादा इजी। इनको अलग अलग से अपन क्या कर लेते हैं, तीनों के एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं ना। किस प्रकार से, गौर से देखना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 5 15, 5 1 5 और 3 7 21 और 7 1 7। फिर ना कुल मिला के एलसीएम कर लेंगे, जब आप लोग को आते होंगे ये तो अच्छे से। 2 × 2 × 3। इसके बाद 15 का है 3 × 5। इसके बाद 21 का है 3 × 7, 3 3 3। देखो आप लोग, ये कॉमन आ रहा है तो ये एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना होगा, ये तीनों में जो कॉमन आए वो एचसीएफ होगा, कितना 3। एलसीएम कितना होगा 3 को एक बार लिख लो। पहले तो मैंने बताया था जो कॉमन हो उसको एक बार लिख देते हैं, बाकी संख्या को उतार दो। 2 × 2 × 5 × 7, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 7 जा 420। तो ये एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। इसके बाद दो सवाल और हैं, इसको समझ में आ गया ना अच्छे से। एलसीएम करना है बस। 17, 23 और 29, इनका भी सेम टू सेम एक आएगा एचसीएफ, क्योंकि ये कटेंगे नहीं किसी भी संख्या से, ठीक है ना। एक एचसीएफ आएगा और एलसीएम इनका तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा। कर लेना आप लोग। एक 8, 9 और 25 का है, इसका भी आप लोग कर लेना, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता है एचसीएफ, जैसे कॉमन नहीं आ रहा है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। 8 9 25 वाला है ना। 8 9 25 में 8 का करेंगे जैसे अपन अलग से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा 9 का क्या होगा 3 3 1 3। 25 का क्या होगा 5 5, ठीक है ना। और से देख लेना आप। 8 का क्या लिखेंगे 2 2 2। 9 का क्या लिखेंगे 3 3। 5 का क्या लिखेंगे 25 का क्या लिखेंगे 5 × 5। कॉमन आ रहा है कुछ ना। अगर कुछ कॉमन नहीं आता ना तो एचसीएफ को लिख देते हैं 1, क्योंकि 1 1 तो इनके मल्टीप्लाई में सब में होगा ही होगा। 1 से मान लो क्या, ठीक है ना। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, सभी का मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ कॉमन है ही नहीं तो सभी को उतारना है, ठीक है ना। इनका गुणा कर लेना आप लोग, जो भी आंसर होगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सभी लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। और दिया हुआ है एचसीएफ 306
और 657 इज इक्वल टू कितना, 9। एलसीएम ज्ञात करना है हमें, है ना, क्या ज्ञात निकालना है, एलसीएम निकालना है। संख्याएं दी हुई हैं, ये संख्याएं हैं और ये एचसीएफ है, एलसीएम। हम जानते हैं कि हम, ये कौन से नंबर का सवाल है, 4th नंबर का सवाल है, ठीक है ना, ध्यान रखना। हम जानते हैं कि, इसको लिख देंगे हम WKT, इंग्लिश मीडियम वाले, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ, लिख लोगे ना इंग्लिश मीडियम वाले, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। एलसीएम कितना है नहीं पता, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ कितना है 9, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और 657। एलसीएम यहां से निकल आएगा 306 गुणा 657 बटे 9। 9 का भाग देंगे, 9 का डिवाइड करेंगे इससे, 9 की 27, 9 चौक 36 और ये कट जाएगा 34 मल्टीप्लाई 657, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगी 2233 22,300, ये अपना आंसर है। क्लियर है ना यहाँ तक, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है 5वीं में, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है, क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। मैंने बताया था आपको भाज्य संख्या, विभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6n, यानी कि 6 पे पावर पता नहीं कितनी भी हो सकती है, क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है, माने 6 पे पावर मान लो 3 मान लो अपन, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, या फिर 6 का 4 बार गुणा किया, 5 बार, कितनी बार भी गुणा किया, तो क्या कोई संख्या ऐसी आ सकती है जैसे ऐसी आ जाए, कुछ आखिरी में 0 आ जाए, क्या ऐसी संख्या आ सकती है, ये पूछा है, ठीक है ना। इसमें पूरी की पूरी लैंग्वेज मैं आप लोगों को बता देता हूं। हम जानते हैं, यहाँ पे लिखना है हमें, वी नो दैट, 5वें नंबर का सवाल है, हम जानते हैं कि, यहाँ पे क्या लिखना है, हम जानते हैं कि 6 का जो होता है ना गुणनखंड, वो कितना होता है, 2 into 3, कितना होता है 2 into 3, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो, ठीक है ना। मतलब इस गुणनखंड में, अच्छा 5 से अगर वो उसके आखिरी में मान लो अपन ने मान लिया कि 6n में कोई संख्या ऐसी आ रही है जिसके आखिरी में 0 आ रहा है, तो 5 से कटना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आखिरी जैसे मान लो ये आ रही है कोई संख्या 5 6 3 0, 6 पे घात कितनी चढ़ा दी, 4 चढ़ा दी मान लो, अंदाज में बता रहा हूँ मैं आपको, मान लो ऐसी कोई संख्या आती है लास्ट में 0 आता है, तो फिर ये पूरी संख्या किससे कट रही होनी चाहिए, 5 से। मतलब 6 में 5 आना चाहिए, बट इसमें 5 नहीं आ रहा है, मतलब इसके जब अपन गुणनखंड करें ना तो उसमें 5 आना चाहिए, तभी तो वो 5 से कट रही होगी, इसमें 5 गुणनखंड नहीं आ रहा है, अर्थात 6n में, 6 टू दी पावर n में कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जिसके अंत में 0 आए। इसमें हम लैंग्वेज में लिख देंगे बना के कि इसमें 5 गुणनखंड नहीं है, यहाँ 5 गुणनखंड, फैक्टर इज नॉट 5 फैक्टर इज नॉट अवेलेबल या प्रेजेंट, 5 गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, वो क्वेश्चन में से लिख देंगे, अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 5 से विभाज्य नहीं है। क्लियर है, ऐसे लिख लोगे आप लोग, जो मैंने बोला दोबारा से बोले देता हूं, क्वेश्चन में से ही बोलना है। अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, उसमें लिखा है पर समाप्त हो सकता है, ऐसा जांच करना है, नहीं हो सकता है ऐसा हम बोल दें। क्लियर है ना। इसके बाद 6वां सवाल देखेंगे। 6वां सवाल भी बिल्कुल कम इंपोर्टेंट है, ना के बराबर इंपोर्टेंट है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है ना। और दूसरा लिखा है वो अलग, मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसी में लिखा है दूसरा। इसकी व्याख्या करना है, क्या ये भाज्य संख्याएं हैं,
क्या ये भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों, और भाज्य संख्याएं नहीं हैं तो क्यों। तो इसका क्या करेंगे हम, पहले इसको सॉल्व कर लो ना, पहले बता तो दो, पहले संख्या तो बन जाने दो, फिर हम बताएंगे कि उसमें भाज्य संख्या है कि नहीं, कट रही होगी तो उस हिसाब से। गुणनखंड बस ये है कि गुणनखंड उस संख्या के, भाज्य संख्या मैं आपको बता चुका, अभी दोबारा से फिर बता देता हूँ। भाज्य संख्या अगर होगी ना, जैसे 17 है तो 17 का गुणनखंड कितना होता है, 17 और 1, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। जिसके दो गुणनखंड हो वो स्वयं संख्या और 1, तो भाज्य संख्या नहीं होती, तो भाज्य संख्या नहीं होती। अगर इसके अलावा कोई भी उसका गुणनखंड आ जाए, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाए, तो वो भाज्य संख्या है। क्लियर है ना। अभी अपन देखते हैं इसको। 13 इसमें कॉमन लिया अपन ने, देखो इसमें प्लस लगा हुआ है ना, तो ये पूरे अलग हैं, तो इसमें से और इसमें से 13 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 1, यहाँ पे एक क्योंकि 13 चला गया तो 13 एकम 13 प्लस 1, यहाँ पे 77 क्यों, हाँ 77 प्लस 1 यानी कि 78। और वैसे ही आप देख लो, इसका 2 से भाग देंगे ना, 13 गुणा 2 गुणा 2 3 6 2 9 18, ये आ रहे हैं, और भी 13 43 और भी करेंगे तो और फैक्टर आ रहे हैं। अतः यह भाज्य संख्या है, बस। क्योंकि इसके गुणनखंड ना 2 से ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये भाज्य संख्या है। दूसरा इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम, आप ही लोग कर लेना, इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, बस आप लोग कर लेना। बट इसको 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें क्या करेंगे, वही 5 कॉमन लेंगे, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 को तो लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो का वही आएगा, +1 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 5 और इन सभी का मल्टीप्लाई करके प्लस करके और आप लोग करोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, 1008 + 1 आ जाएगा 5, 1009 हो जाएगा। और इसका करोगे ना आप तो इसमें भी गुणनखंड 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो संख्या आएगी ना, उस संख्या के अलावा देखो 5 भी आ रहा है उसमें, 1009 भी आ रहा है उसमें, और वो संख्या जो होगी मैम संख्या उससे भी कट रहा है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। या फिर भाज्य संख्या को मैंने बताया था कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, कौन सा बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो जो अभाज्य संख्या होती है ना उसको बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। क्लियर है ना सभी लोगों को। लास्ट सवाल है बिल्कुल एकदम सिंपल, ठीक है ना, कर लोगे इनको, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। अगर दिक्कत हो तो बता देना कमेंट में, कोई इसी सवाल में तो आप लोगों को बता दूंगा मैं, या फिर उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मैं भेज दूंगा, अगेन भेज दूंगा, दोबारा से भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। वे एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, पुनः कितने समय बाद वे मिलेंगे। ठीक है ना, सवाल में देखो रवि और सोनिया हैं, एक मैदान है, इस मैदान में चलते हैं दोनों, ठीक है ना। इसी मैदान को चक्कर लगाने में एक लड़के को लगते हैं 18 मिनट, ठीक है ना। इसको रवि को एक मैदान चक्कर लगाने, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, एक को कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं इसी के चक्कर लगाने में, ठीक है ना। पुनः जे ऐसे प्रकार से चल रहे हैं तो ये दोबारा से एक दूसरे को कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कुछ नहीं, वो तो एलसीएम निकालो उनका, और एलसीएम में जो आ जाए एलसीएम वो उतने टाइम बाद वो मिलेंगे, तो हम बोल देंगे पुनः, आंसर में लिख देंगे कौन सा नंबर का है ये, 7वें नंबर का। पुनः रवि एवं सोनिया के मिलने का समय, ठीक है ना, टाइम ऑफ मीटिंग रवि एंड सोनिया, ठीक है ना, समय 18 एवं 12 का एलसीएम होगा, बस इतना सा लिख देंगे और इनका एलसीएम कर देंगे हम, ठीक है ना, खत्म। 18 का अलग अलग से कर लेते हैं, अपन को यही विधि पता है ना, तो इसी से कर लेते हैं। 2 9 18, 3 3 9,
और 3 एकम 3, ऐसे 2 6 12। वैसे एक साथ करके भी कर सकते थे हम इनको, लेकिन मैंने आप लोगों को चूंकि अभी इसी विधि से बताया ना, तो आप इसी विधि से देखो ना। 18 का क्या है 2 3 3, 12 का क्या है 2 2 3, इसमें कॉमन क्या है 3, कॉमन क्या है 2। जो कॉमन है ना उसको एक बार, इसको भी एक बार, और इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है ना। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36। अतः वे एक दूसरे को 36 मिनट बाद मिलेंगे, आंसर, ठीक है ना। देयरफॉर ऐसे लिख देंगे अपन इंग्लिश में, देयरफॉर दे विल मीट ईच अदर आफ्टर 36 मिनट, आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया ना ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम अगले क्लास आप लोगों को नेक्स्ट बताएंगे 1.3 और 1.4 इसमें बचा हुआ है, अगली क्लास में बताएंगे। आप अगली क्लास को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, जय श्री राम।